नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा, हम लोग आजकल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ रहे हैं और इस इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लास में कम्युनल अवार्ड को पढ़ा था, लास्ट क्लास में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ा था। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं 1937 यानी 1937 में हमारे देश में जो चुनाव हुए थे, हमारे देश में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन चुनाव को, उन इलेक्शन को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1937 का जो इलेक्शन हुआ है, 1937 के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप कितना समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ है। हम लोगों ने कल ऐसा पढ़ा था कि भैया जो है 24 दिसंबर 1932 को कांग्रेस का थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो समाप्त हो जाता है। गोलमेज सम्मेलन जो है वो समाप्त होता है। कब समाप्त होता है बेटा? 24 दिसंबर 1932 को कांग्रेस का तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है। इस सम्मेलन पे अंग्रेज सरकार एक वाइट पेपर, एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है और वो रिपोर्ट कब आई? वो आई मार्च 1933 में। इसे हम लोग वाइट पेपर या इसे हम लोग जो है वो श्वेत पत्र कह सकते हैं। इसे हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं। श्वेत पत्र हमारे देश में और इंग्लैंड में जो सरकारी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट होती है उसे वाइट पेपर या श्वेत पत्र कहा जाता है। तो मार्च 1930 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ, जो विचार विमर्श हुआ, जो निर्णय लिए, उन पर मार्च 1933 में ब्रिटेन सरकार ने एक वाइट पेपर या एक श्वेत पत्र जारी किया। और बेटा, इस श्वेत पत्र के आधार पर ब्रिटेन सरकार ने भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अधिनियम 1935 पास कराया या 1935 पारित कराया। इस श्वेत पत्र की रिपोर्ट के आधार पर, इस श्वेत पत्र की सिफारिश के आधार पर ब्रिटेन सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 पास कराया। और इस 1935 इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान थे कि भारत के 11 राज्यों में, उस समय हमारे देश में 11 स्टेट्स थे, 11 राज्यों में क्या कराया जाएगा? प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे। प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। दोबारा सुनो, बहुत इजी है। 1937 के प्रांतीय चुनाव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 1937 के हम लोग जो है प्रोविंशियल इलेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली लाइन हमने कल ही पढ़ी थी कि 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हो जाता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। इसमें जो डिस्कशन हुआ, इसमें जो विचार विमर्श हुए, इसमें जो काम हुआ, उस पर ब्रिटेन सरकार मार्च 1933 में एक वाइट पेपर या अपनी रिपोर्ट, एक श्वेत पत्र लेकर के आई। इस श्वेत पत्र के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पास कराया गया, जिसके अंतर्गत एक ये प्रावधान था कि भारत के 11 राज्यों में
क्या किया जाएगा? प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। भारत के 11 राज्यों में प्रांतीय विधान परिषद के स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव कराए जाएंगे। और हुआ भी ऐसे बेटा, क्या 1 फरवरी 1937 को बस भारत के 11 राज्यों में चुनाव हुआ। भारत के 11 राज्यों में चुनाव हुआ। अब जरा व्यवस्था को देखते हैं। 11 राज्यों में चुनाव हुआ। सबसे पहले हम इसमें इन चुनावों में पार्टी देखते हैं, कौन कौन सी पार्टी थी। तो पहली पार्टी तो आप जानते ही हैं कौन सी थी? कांग्रेस। अच्छा, दूसरी पार्टी भी आप लोग जानते हैं कौन सी थी? मुस्लिम लीग। अच्छा, तीसरी पार्टी शायद आप लोग न जानते हो और इसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। ये कृषक प्रजा पार्टी जो है बंगाल में काम करती थी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बसपा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी चलती हैं। और तो यहाँ बंगाल में एक पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे फजुल खां या फजुल हक जो हैं वो इस पार्टी के संस्थापक थे। तीसरी पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी जो बंगाल में काम करती थी, इसके फाउंडर थे फजुल हक। अच्छा, चौथी पार्टी वो थी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। और ये कहाँ काम करती थी? ये काम कर रही थी बम्बई में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे भीम राव अंबेडकर साहब। ये इसके फाउंडर थे। अच्छा, तीसरी एक और पार्टी पढ़ेंगे और उसका नाम था इंडिपेंडेंस पार्टी। सिर्फ ये थी चौथी, पांचवी स्वतंत्र दल। और स्वतंत्र दल जो है वो सिंध में काम कर रहा था और इसके जो फाउंडर थे वो थे अब्दुल्ला हारून। बस एक बार देखिएगा दोबारा से, फिर हम लोग अपना शुरू करते। 1937 का चुनाव, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है। और इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुए, मार्च 1933 में ब्रिटेन सरकार उस पर एक वाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लेकर के आई। इस श्वेत पत्र के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन की संसद में पास कराया गया, जिसके द्वारा भारत के 11 राज्यों में चुनाव कराए गए, विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। 1 फरवरी 1937 को भारत के इन 11 राज्यों में चुनाव हुआ। इन चुनावों में जो पार्टियां थी, प्रमुख पार्टियां थी, वो थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में काम करती थी और फजुल हक इसके फाउंडर थे। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बम्बई में काम करती थी और भीमराव अंबेडकर साहब इसके फाउंडर थे। स्वतंत्र दल सिंध में काम करता था और अब्दुल्ला हारून इसके फाउंडर थे। चलिए, अब ये जो 11 राज्य थे वो कौन कौन से थे? 11 राज्यों में जिनमें इलेक्शन हुए थे, पहला तो वही था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, पहला राज्य। दूसरा राज्य जो था वो था आपका पंजाब। तीसरा था सिंध। चौथा था मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश। फिर था संयुक्त प्रांत। फिर था बंगाल। फिर था बिहार। फिर उड़ीसा। फिर असम। फिर बम्बई और फिर मद्रास। ये 11 राज्य थे। दोबारा से सुनिएगा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। दूसरा सिंध। तीसरा पंजाब। चौथा संयुक्त प्रांत। पांचवा मध्य प्रांत। छठा बिहार। सातवां उड़ीसा। आठवां असम। नवां बंगाल।
10वां बम्बई और 11वां जो था वो मद्रास स्टेट था। चलिए, इन राज्यों में चुनाव हुए और इन पार्टियों ने चुनाव में भाग लिया। अब साहब चुनाव हो गया और चुनाव के बाद चुनाव का रिजल्ट भी आना आवश्यक है। आप जानते कोई भी इलेक्शन हुआ है, देखिए हम और आप बिना अपने रिजल्ट के, एसएससी कोई रिजल्ट 2 साल के लिए फंसा देता है, 3 साल के लिए फंसा देता है। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आप सब लोग जानते कब आया था। ऐसा लग रहा था सरकार जो है महीने 2 महीने में ही रेलवे एनटीपीसी का पेपर करा लेगी, और आज स्थिति ये है, मैं सच्चाई बताऊं, मुझे नहीं लगता साल 2 साल अभी और इस पर कोई विचार डिस्कशन होगा। अच्छा, आप ऐसा सोच रहे होंगे सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में किसान, मजदूर, गरीब, विद्यार्थी, स्टूडेंट ये अपने रिज़ल्ट के लिए सालों इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन नेता उनसे 2 मिनट रिज़ल्ट का इंतज़ार होता नहीं है। आप महाराष्ट्र में देखिएगा, सरकार बनी महाराष्ट्र में, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बने, इतनी जल्दी लगी उनको राज्यपाल जी को कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन तुरंत हटा भी दिया और मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। फिर इतने बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में विपक्षी पार्टियों की जो है एक पार्टी होती है और दोबारा से सरकार बनती है। मतलब आपको इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने अपना बिना रिजल्ट के रह जाएं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इस चुनाव का परिणाम क्या हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से ज़रूर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सुनिएगा, इस चुनाव में सबसे पहले आप बात जान लीजिएगा कि टोटल 1584 सीटों पर चुनाव हुआ। 1584 1585 माफ़ी चाहूँगा 1585 सीटों पर चुनाव हुआ। 11 राज्यों में टोटल 1585 सीटें थीं, जिनमें से कांग्रेस को 760 सीटें मिली। 707 सीट जो हैं वो किसको गई? कांग्रेस, यानी भारी सफलता कांग्रेस को गई। और कांग्रेस ने बेटा क्या किया, सुनिएगा जरा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत आजकल हम लोग मध्य प्रदेश कह सकते हैं, मध्य प्रांत को आजकल हम लोग मध्य प्रदेश कह सकते हैं, और संयुक्त प्रांत को हम लोग उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविज़न यूपी वहीं से निकला है। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, प्रांत ही लिख देता हूँ मैं, प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत, और एक और है मद्रास। यहाँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, मेजॉरिटी मिली, और यहाँ कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने 3 अन्य राज्य यानी बम्बई, असम और एक और राज्य है जो आपको याद रखना है, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। यहाँ भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार बनी थी। दोबारा सुनिएगा, टोटल 1585 सीटों पर चुनाव हुआ, 1585, जिसमें से 482 सीटें, 482 सीटें जो हैं वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, मुस्लिमों के लिए थी, ठीक है, मुस्लिमों के लिए थी। इसके अंतर्गत ये था 482 सीटों पर सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे, उस क्षेत्र में अन्य जनता वोट नहीं देगी। इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें साहब कांग्रेस की स्थिति को देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह जो था वो था पीला बक्सा, यानी येलो बॉक्स, यानी पीला बक्सा। ये कांग्रेस का जो है साहब प्रतीक चिन्ह था।
और इसमें 707 सीटें कांग्रेस को मिली और कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। 11 में से 8 राज्यों में, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मद्रास। यहाँ तो कांग्रेस को बहुमत ही मिला, मेजॉरिटी मिली, उनके मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बम्बई, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में यहाँ जो है क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन मतलब अलायंस बनाना पड़ा और यहाँ पूर्ण बहुमत मिला, बहुमत मिला। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मुस्लिम लीग की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग को भैया क्या मिला, 106 सीट, 106, यानी 106 सीट जो है वो मुस्लिम लीग को मिली। 482 आपके लिए रिजर्व थी, सिर्फ आप ही थे वहाँ, 482 में आप ही थे। और आप कितनी सीटें जीत के आए, 106। यानी एक बात तो साफ हो जाती है कि आप जो हमेशा एक दावा करते थे कि आप मुस्लिमों के सिर्फ एकमात्र हितैषी हैं, जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा कि मुस्लिम लीग हमारी हितैषी नहीं है। 106 सीटें मिली हैं, जनता ने ही आपको डिनाई कर दिया, जनता ने ही आपको बाइकआउट कर दिया, अलग कर दिया। 106 सीटें इसमें मुस्लिम लीग को मिली। दोबारा से सुनो, 1937 का चुनाव पड़ रहा है। 1 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ था, जिसमें से 1585 सीटों पर चुनाव हुआ। 482 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं। 700 सीट कांग्रेस ने, 707 सीटें कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास में उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बम्बई, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में उसने गठबंधन की सरकार बनाई। चलिए, अब बचे हुए 3 राज्य, 8 राज्य तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। बचे हुए 3 राज्य कौन कौन से? एक है बंगाल। तो बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। किसने सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग ने। एक बचा सिंध। तो सिंध में किसने सरकार बनाई थी? इंडिपेंडेंस पार्टी। फिर कौन सा स्टेट बचा? एक और कोई स्टेट बचा, वो था पंजाब। और पंजाब में किसने सरकार बनाई? पंजाब में सरकार बनाई मुस्लिम लीग ने। यानी मुस्लिम लीग की 2 जगह सरकार बनी थी, एक तो बंगाल और एक पंजाब। और सिंध में इंडिपेंडेंस पार्टी यानी स्वतंत्र दल ने अपनी सरकार जो है वो बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 राज्य हो जाते हैं। चलिए साहब, चुनाव हो गया, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होता है। और शपथ ग्रहण समारोह कब प्रारंभ होता है साहब? वो स्टार्ट होता है आपका जुलाई 1937 में। फरवरी में इलेक्शन हुआ, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया होगा, और अब जुलाई में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होता है। जुलाई 1937 में इन कांग्रेस की 8 सरकारों ने अपना पद ग्रहण किया। इन्होंने जुलाई 1937 में इन 8 सरकारों ने अपना पद जो है वो ग्रहण किया। कर लिया साहब ग्रहण, कोई बात नहीं। अब उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक घटना होती है। क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो स्टार्ट हो जाता है। और हमारे देश का इस समय वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। और ये लॉर्ड लिनलिथगो क्या करते हैं? 3 सितंबर 1939 को ये जो हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को अपना सहयोगी घोषित करते हैं।
मतलब समझ रहे हैं आप, सरकार बनी है जुलाई में, और जुलाई के बाद जुलाई 1937 में सरकार बनी, जुलाई 1938 और जुलाई 1939, 24 महीने हो गए जुलाई तक, अगस्त सितंबर, और सितंबर आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वाइसराय लॉर्ड लिथगो 3 सितंबर 1939 को भारत को अपना सहयोगी घोषित करते हैं कि इस युद्ध में भारत हमारी तरफ से लड़ेगा, हमारे साथ लड़ेगा। मतलब हमारे देश में सरकार भी है, हमारे देश में अलग अलग 11 राज्यों में सरकार बनी हुई है, चुनी हुई सरकार बनी है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, गांधी हैं, जिन्ना हैं, अंबेडकर हैं, आपने किसी से डिस्कशन नहीं किया, आपने किसी से सलाह मशवरा लेना भी उचित नहीं समझा, सरकार होते हुए भी आपने भारत के लोगों से पूछा तक नहीं। बस इसके विरोध में इन कांग्रेस की सभी सरकारों ने 22 अक्टूबर 1939 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी सरकारों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और कितने दिन बाद? 28 महीने। ये सरकारें कितने महीने चली? 28 महीने इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। दोबारा सुनिएगा, जुलाई 1937 में 8 सरकारों ने अपना पद ग्रहण किया, कांग्रेस की 8 सरकारों ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वाइसराय लॉर्ड लिथगो ने घोषणा की 3 सितंबर 1939 को कि वो भारत को अपना सहयोगी घोषित करते, भारत हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा। इसके विरोध में, मतलब हमारे देश में सरकार भी हैं, नेता भी हैं, आपने जनता से भी नहीं पूछा और डायरेक्ट बिना पूछे घोषित कर दिया, तो हमारी सरकार का मतलब क्या बनता है? इसके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को इन सभी 8 सरकारों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद बेटा, जब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग को बहुत खुशी हुई, और मुस्लिम लीग ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था पीरपुर कमेटी। इस पीरपुर कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि कांग्रेस सरकार नहीं कर चला रही है, कांग्रेस राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हिंदू और हिंदी के लिए कार्य हो रहा है। बेटा दोबारा से सुनिएगा, इन सरकारों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे से मुस्लिम लीग को बहुत खुशी मिली, उसने पीरपुर कमेटी बनाई और पीरपुर कमेटी ने ये कहा कि अच्छा हुआ इन लोगों ने रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ सिर्फ हिंदू और हिंदी के लिए कार्य हो रहा है, ऐसा इसने कहा। अच्छा, और उसके बाद एक डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, फ्रीडम डे, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, थैंक्स डे, धन्यवाद दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। क्यों मनाया भैया? क्योंकि वो मुस्लिम लीग ऐसा मानती थी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ मुस्लिमों पर जुर्म किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदू और हिंदी के लिए कार्य किया जा रहा है, जो कि एकदम गलत था। इसीलिए इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं समाप्त हो जाता है, 1937 का चुनाव। उसके बाद मैं 2 मिनट आपसे एक डिस्कशन और करना चाहूँगा कि बेटा 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा ये सूरत में, गुजरात में है, ये अधिवेशन होता है। यहाँ इस अधिवेशन के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सूरत, गुजरात में होता है। इसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और वे एक ऐसा प्रस्ताव लेकर के आना चाहते थे कि भैया
अंग्रेज सरकार को 6 महीने का समय दिया जाए। यदि वो 6 महीने में हमारा देश छोड़ करके नहीं जाती है तो हम एक हिंसक आंदोलन करेंगे। देश के अंदर हिंसक आंदोलन होगा, जनता विद्रोह करेगी और अंग्रेजों को पीट पीट करके निकाला जाएगा इस देश से। ऐसा प्रस्ताव वो लेकर के आना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस प्रस्ताव के विरोध में थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं की अध्यक्षता में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन कमेटी बनाई और नेशनल प्लानिंग कमेटी में ये कहा गया कि भारत के विकास के लिए उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, भारत के विकास के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। जबकि गांधी जी जो हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर यानी चरखे पर ज़्यादा ध्यान देते थे। दो बातें हो गई। पहली चीज़ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि 6 महीने का समय दो, उसके बाद पीट पीट करके अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालो। गांधी क्या चाहते थे? नहीं, हिंसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। दूसरा, नेताजी क्या चाहते थे कि भारत में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। गांधी क्या चाहते थे कि भारत में चरखा यानी जो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ इसमें जो गांधी जी, जो नेहरू जी थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो ये चाहते थे कि जो गांधी कर रहे हैं सत्य और अहिंसा का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता, वो रास्ता गलत है, हमें हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी बात पर दोनों के बीच में एक खाई पैदा हो जाती है। अच्छा, जब खाई पैदा हो गई तो उसके बाद 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में होता है। दोबारा सुनिएगा, 38 का अधिवेशन क्या हुआ? 1938 का हरिपुरा, सूरत, गुजरात। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और उनमें और गांधी जी में यहाँ मतभेद प्रकट हो जाता है। अंग्रेजों से लड़ाई को लेके, अर्थव्यवस्था को लेकर के, अन्य मुद्दों पर गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बाद 1939 में कांग्रेस का जो है त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन होता है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं अध्यक्ष बनना चाहते थे या किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे जो कि गर्म दल का हो, क्यों? क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, अंग्रेज सरकार परेशान है, उनको और परेशान करके भारत से निकाला जा सकता है। जबकि गांधी क्या चाहते थे? किसी नरम दल के नेता को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज वैसे ही परेशान है, हमें उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। ये गांधी चाहते थे कि हमें और परेशान नहीं करना चाहते थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको और परेशान करके भारत से निकालना चाहते थे। अच्छा, अब अध्यक्ष कौन बने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इलेक्शन में खड़े हुए। 1939 का इलेक्शन, गांधी जी जब कांग्रेस में आए उसके बाद हमेशा गांधी कहते थे इस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दो, अध्यक्ष बन जाता था। लेकिन 1939 में गांधी जी के आने के बाद पहली बार इलेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं खड़े हुए। गांधी जी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इलेक्शन में खड़े हुए। अब क्या होता है? इलेक्शन होता है और इलेक्शन में, चुनाव में 1580 वोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलते हैं। 1580 वोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलते हैं, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिलते हैं। पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिलते हैं, यानी पट्टाभी सीतारमैया बहुत बुरी तरीके से चुनाव में हार जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? गांधी जी एक महान स्टेटमेंट देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये मेरी निजी हार है, पट्टाभी सीतारमैया नहीं हारा, मैं हार गया हूँ। इस बात से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि यदि देश का सबसे महान व्यक्ति मेरी जीत से नाराज है तो मुझे जीतने का कोई अधिकार नहीं है, और वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1580 वोटों से जीते थे, जबकि पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिले थे। इस पर गांधी जी ने ये कहा कि ये मेरी निजी हार है, मैं हार गया हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इससे दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, अपने पद से ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि भारत का सबसे महान व्यक्ति इस जीत से दुखी है, तो मैं इस्तीफा देता हूँ। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इसके साथ ही मैं आज की अपनी इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला होगा। नोट्स बनाइएगा, इसके PDF नोट्स चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।